ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो श्रोताओं, आज का आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला और आज का हमारा प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है और इसके प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो श्रोताओं, गन्ने की पाठशाला में आज का हमारा विषय है गन्ना फसल की फसल सुरक्षा एवं देखभाल। हमारे साथ स्टूडियो में आज विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया। आप मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड से। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती में आपका स्वागत है और आज का हमारा विषय है गन्ना फसल की फसल सुरक्षा और उसकी देखभाल। और हमारे साथ हैं हमेशा की तरह डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड में। और निश्चित तौर पे आपके जो भी सवाल हैं उनको आप पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब उनका विधिवत तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। और दूसरे विशेषज्ञ भी, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले जो गन्ने की फसल है किसान भाइयों, आपके लिए महत्वपूर्ण फसल है और उसमें जो जुलाई का महीना है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जुलाई के महीने में गन्ने की फसल की बढ़वार होती है, जो कि दिन प्रतिदिन इतनी होती है कि गन्ना अपनी पूरी बढ़वार जुलाई अगस्त महीने में ही ले लेता है। क्योंकि बरसात हो रही है कहीं कहीं पर और कहीं नहीं हो रही है, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में हो रही है। और इस बरसात का हमारे किसान भाई किस तरीके से फ़ायदा लें और जिन किसान भाइयों की गन्ने के खेत में उनकी फसल खड़ी हुई है उसमें क्या सावधानी बरतें, क्या उसकी देखभाल करें, तो जानकारी लेते हैं। डॉक्टर तेवतिया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवनंदन जी। तो डॉक्टर साहब, जो ये जुलाई का महीना होता है हमारे किसान भाइयों के लिए, विशेष तौर पे जो गन्ने की खेती करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। तो इस समय क्योंकि गन्ना अपनी बढ़वार लेता है तो किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले खाद की पूर्ति किसान भाइयों ने उन फसलों में कर दी होगी जो अक्टूबर में बुआई की होगी और उनकी लगभग बंधाई भी चल रही है। पहली बंधाई अक्टूबर वाली फसल में उन्होंने कर दी होगी और जो उन्होंने गेहूं काट के जो गन्ना बोया है या मार्च का जो गन्ना है जी, उसमें वो लास्ट वाली जो फर्टिलाइजर की डोज है उसमें भी या तो लगा दी होगी या लगाने वाले होंगे। इस समय देखिए, ये जैसे ही मानसून शुरू होता है गन्ना बढ़वार लेने लगता है जी, और गन्ना भी बढ़वार लेता है और उसमें खरपतवार भी बहुत बढ़ने लगता है, घास बहुत तेजी से होती है। तो किसान भाई घास का थोड़ा ध्यान रखें। एक थोड़ा ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा किसान भाइयों का कि जो घास को मारने वाली दवाई विशेषकर जो 2,4-D वगैरह इस्तेमाल करते हैं जी, तो जो गन्ने की जो आंखें दिखाई दे रही हो या गन्ना दिखाई दे रहा हो जड़ में, उस पे वो ना डालें। नहीं तो क्या है कि वो जड़ें, वो आंखें जो हैं वो जर्मिनेट करने लगेंगी और उससे जो है जो गन्ने के न्यूट्रिएंट हैं वो अनावश्यक रूप से उस अंकुरन की हुई जो आंखें हैं उनमें जाने लगेगा और उसकी बढ़वार को वो
जो प्रभावित करेगा और उससे उसकी रिकवरी भी घटेगी और किसान भाई का प्रोडक्शन भी घटेगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम तो कहेंगे किसान भाइयों से, जो अगर कोई भी खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे गन्ने की जड़ें या गन्ने के जो भी पोरियां हैं उनसे दूर जो खाली जगह है जहाँ पे खरपतवार उगते हैं वहां पे डालें। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक किसान भाई का फोन लेते हैं जी, देखते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो अंजलि, नमस्ते। नमस्ते। से बोल रहा हूँ घनश्याम। हाँ घनश्याम जी, क्या सवाल है आपका? आकाश पांडे को, डॉक्टर की टीम को, सबको राम राम। राम राम जी। राम राम जी। ये गन्ने में थोड़ा सा पानी भर रहा है, उसमें कोई पानी भर रहा है, कोई आधा घंटे। अच्छा, तो पानी भर रहा है तो पानी को निकालने का इंतजाम करो। क्या नीचे क्षेत्र में है? नहीं है। कह रहा हूँ कि अगर पानी गन्ने में भर रहा है तो उसका आप निकालने का इंतजाम करें। तो हमारे कार्यक्रम में अब डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी भी जुड़ गए हैं और डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि गन्ने में जो इस समय जुलाई का महीना है और इस महीने में गन्ने की बढ़वार के लिए जाना जाता है जी। और इस समय जो किसान भाई खेतों में क्या कुछ कर सकते हैं, डॉक्टर तेवतिया जी ने बता दिया है कि भाई गन्ने में जिन किसान भाइयों ने अभी उर्वरक की दूसरी डोज नहीं दी है जी। या जो बरसात के समय लगाते हैं जी। कुछ तो किसान भाइयों ने दे दी होगी और जिन्होंने नहीं दी है उसके लिए। और दूसरा डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ किसान भाई खरपतवारों को समाप्त करने के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो उसको गन्ने के साथ जो उसकी जड़ें हैं वहां न लगाएं, जहां पे खरपतवार है वहां पे लगाएं, जिससे आपके खरपतवार नष्ट होंगे और जो आपकी गन्ने की फसल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो सुरक्षित रहेगी। बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब ने सही सुझाव दिया है, क्योंकि बहुत सारे किसानों की फोन कॉल आती है, उसमें इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है कि वो वीडीसाइड का कभी कभी ओवरडोज हो जाती है जो पूरी फसल पे करते हैं और वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है, उसकी बढ़वार भी और उसकी जो पत्तियां हैं वो भी फाइटोटॉक्सिसिटी के कारण कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। बहुत बढ़िया सुझाव डॉक्टर साहब ने दिया। जी डॉक्टर साहब, एक फोन है उसको हम लेते हैं किसान भाई का। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार साहब, मेरा द्वारा है जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है जी कि ईख में के कोट में बिल्कुल पीलापन आ गया है और कोट रुक गया है जी जी, तो उसके बारे में कोई ऐसी दवाई बताएं। 2 स्प्रे हम पहले भी कर चुके हैं। आप पहले किस चीज का स्प्रे कर चुके हैं? ये डॉक्टर ने दवाई बताई थी जी, उसकी 2 3 दवाई एक साथ मिलाकर लगाई है। थोड़ा सा स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो समस्याएं हैं पहले हम उसका थोड़ा आकलन करते हैं, क्योंकि गोब में पीलापन का वर्तमान जो समय चल रहा है ये पोक्का बोइंग का समय चल रहा है, जिसमें गोब में पीले रंग का धब्बा बनता है, पत्ती के ऊपर पीला पीला रंग, जहां पर पत्तियां निकलती है वहां पर कुछ पत्ती श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और वहीं पर ही पीले रंग का धब्बा जो बाद में कत्थई या लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है और उसकी गोब की बढ़वार वहीं पर रुक जाती है। वही रोग है जी। जी जी जी। तो ये बेसिकली पोक्का बोइंग है, और इसके कंट्रोल के लिए, से निजात पाने के लिए आप COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से इस्तेमाल करें। लेकिन मेरा आपसे आग्रह ये भी रहेगा, सुझाव ये रहेगा कि इस दवाई के साथ में अन्य कोई चीजें ना मिलाएं, क्योंकि ये दवाई अपने आप में बहुत कारगर है। इसके अलावा किसी दवाई की और अतिरिक्त आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, और ये दवाई आपकी इस बीमारी को ठीक करने में पूरा कारगर रोल प्ले करेगी। लेकिन एक यदि आप चाहते हैं कि आपकी गन्ने की बढ़वार, देखो इस दवाई से आपका रोग समाप्त हो जाएगा, लेकिन गन्ने की बढ़वार पुनः प्रारंभ करने के लिए आप उसमें कार्बनडाजिम या मैनकोजेब के साथ में NPK 19-19-19 20-20-20 उसका एक स्प्रे 15 से 20 दिन के अंतराल पर पुनः कर देंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी बीमारी भी दूर होगी और आपकी गन्ने की बढ़वार पुनः लौट आएगी। आपका गन्ना, क्योंकि इस समय जो समय चलता है वो ग्रांड ग्रोथ फेज का चलता है, पौधे की वनस्पतिक वृद्धि बड़ी तेजी से होती है, उसका समय है। तो फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे कि कहीं कहीं पे अभी एक किसान का फोन आया था कि उसके गन्ने में मतलब पानी भर गया है जी, तो जलभराव की भी समस्या होती है जी जी। तो क्या गन्ने में पानी कितना तक रहे जो फसल को नुकसान नहीं करता है? देखो हमारा कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर बरसात के दिनों में पानी की संभावना बन जाती है जल भराव की,
इसीलिए हम लोग गन्ने की फसल में अब जो नई तकनीकी है जिसको हम ट्रेंच के नाम से जानते हैं उसको सजेस्ट करते हैं। और आप यदि उसमें सजेस्ट करने में आप उसमें अब से मानसून आने से पूर्व बड़ी अच्छी अर्दिंग अप कर देते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं जी। तो निश्चित तौर पर कितना भी आपके खेत में यदि 1 फीट भी पानी खड़ा है तो भी आपकी गन्ने की बढ़वार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डलेगा, क्योंकि वो जो पानी की अतिरिक्त मात्रा है वो नाली के बीच में रहेगी। आपकी पौधे की जड़ें और पौधे का तना वो सुरक्षित रहेगा। नाली बीच में 5-6 इंच 8 इंच पानी आपके उसमें खड़ा है तो पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये हो सकती है यदि जल भराव की अवस्था लंबे समय तक है तो कहीं ना कहीं वो पौधे की वृद्धि को भी प्रभावित करेगा। यदि संभव हो ड्रेनेज करें, धान या अन्य किसी खेतों में उस पानी को निकाल दें। और यदि तब भी नहीं संभव है तो आप भविष्य में आगे के समय में ट्रेंच विधि का इस्तेमाल करें ताकि आप उसमें अर्दिंग अप कर दें तो आपके जल भराव की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिलेगा। और जहाँ तक पोषक तत्वों की बात है, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी अवस्था में भी आपका पौधा सुरक्षित रहे तो हमारे 2 मुख्य ऐसे पोषक तत्व है जो पौधे में रोगरोधी क्षमता पैदा करते हैं, जिसका एक तो नाम है पोटास और दूसरा सल्फर। ये पौधे में रोगरोधी क्षमता भी पैदा करते हैं। यदि आप उनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर पौधे में जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे इस समय बरसात हो रही है और बरसात जब होती है तो निश्चित तौर पे हर फसल की जड़ें मुलायम रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और काफी दिनों तक एकदम सूखा रहा, उसके बाद वहां पे एकदम गीला हो गया। भले हमारे किसान भाइयों ने मिट्टी चढ़ाई है या आपने जो जिस विधि का बताया कुछ तरीके से बिजाई की है, लेकिन फिर भी कभी अगर हवा चल जाती है तो फसल गिरने की संभावना रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे बचने के लिए किसान भाई क्या करें? तो ये वर्तमान समय 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजों का है। पहला, आपने यदि अर्दिंग अप पौधे में नहीं कर पाए हैं, पेड़ी में आपने पहले ही कर दी होगी जहां तक मेरा मानना है। और जो आपका पहले फरवरी मार्च का बोया हुआ गन्ना है उसमें भी अर्दिंग अप मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया आपने पहले पूरी कर दी होगी। जिस किसी खेत में आपको समय मिलता है, बीच में एक अंतराल यदि मिलता है मिट्टी चढ़ाने का, तो वो निश्चित तौर पर मिट्टी अवश्य चढ़ाए। और मिट्टी चढ़ाने का सिद्धांत वहां से लागू होता है कि जब आप गन्ने में मिट्टी चढ़ाए तो कम से कम गन्ने के तने पर 3-4 इंच मिट्टी चढ़े, 3-4 इंच वो गन्ना मिट्टी के अंदर दबे तो निश्चित तौर पर उस गन्ने में गिरने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। दूसरा, इसी के साथ साथ ये समय सबसे अनुकूल समय जो हम समसामयिक चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर तेवतिया जी भी है, ये सबसे अनुकूल समय है गन्ना बंधाई का। जी, वही मैं पूछना चाह रहा हूं। बंधाई का कंसर्न कहां से शुरू करना है, मैं किसान भाइयों को एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहूंगा कि हम बंधाई करते हैं तो बंधाई करने का तरीका क्या हो, समय क्या हो। आप अपने खेत का अध्ययन करेंगे तो आपको पता कैसे लगे कि मेरा खेत बंधाई के लायक हो गया है। यदि आपने अर्दिंग अप मिट्टी चढ़ाई है तो निश्चित तौर पर बंधाई की आवश्यकता लेट पड़ेगी, इतनी जल्दी उसमें बंधाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि अर्दिंग अप नहीं किया है, मिट्टी नहीं चढ़ाई है, तो किसान की भाषा में यदि मैं बात करूं, जब आप अपने खेत में खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद आपकी छाती के सामने गन्ना आए और अगोला उससे ऊपर निकल जाए, छाती के सामने गन्ना आए, नीचे से गन्ना बनता हुआ आपकी छाती के सामने तक आ गया, लगभग 5 फीट 4.5 से 5 फीट के करीब गन्ना बन गया है, उससे ऊपर अगोला निकला हुआ है 1.5-2 फीट 3-2.5 फीट का अगोला है, वहां वो गन्ना बंधाई का सबसे अनुकूल समय है, सबसे उपयुक्त समय है। और एक और, क्योंकि हम गन्ना बंधाई का हमारे यहाँ पे प्रयास किया जाता है और बहुत अच्छे जनपद ऐसे हैं जो उदाहरण दिए जाते हैं जी। आपका मुजफ्फरनगर है, शामली है, बागपत है, बुलंदशहर है, बिजनौर है, ये ऐसे जनपद है जहां पर गन्ना बंधाई बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। यदि हम थोड़ा सा पूर्वांचल की तरफ चलते हैं, सेंट्रल जोन में या पूर्वांचल की तरफ चलते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहां पर बंधाई की प्रथा उतनी सुचारू रूप से नहीं की जाती। तो डॉक्टर साहब, जो अच्छे तरीके की बात कर रहे हैं तो वो मैं जानना चाहूंगा। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था कि हमारे यहाँ बंधाई करने का जो मैंने पहले हाइट का एक किसान के स्तर के बताया कि ये ऊंचाई मिनिमम होनी चाहिए। यदि इससे नीचे आप गन्ना बांधते हैं तो उसका स्वाभाविक सा एक साधारण सा आकलन है कि आपको लागत अधिक आएगी, लाभ कम मिलेगा। लेकिन जितनी ऊंचाई 4.5-5 फीट तक यदि गन्ना बन जाता है, उसके ऊपर अगोला निकलता है, वो बंधाई करने का सबसे सर्वोत्तम समय है, चाहे आपका पौधा हो चाहे पेटी हो। और दूसरा, बंधाई करने का तरीका क्या हो, क्योंकि हम जो गन्ने की बंधाई करते हैं 99%, 1% नहीं, 99%
लोग गन्ने की पत्तियों से ही गन्ने की बंधाई करते हैं। कोई अतिरिक्त जी, ज्यादातर। रस्सी या कोई अतिरिक्त इक्विपमेंट हम उसमें इस्तेमाल नहीं करते। उसका आगे प्रयास किया जाएगा कि ऐसे भी इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं जो एक रूप आती है रस्सी के माध्यम से और क्लिप लग जाता है तो वो सीधा गन्ना खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ किसान स्तर की बात करें तो जो नीचे की 4 से 6 पत्तियां हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, जब भी आप गन्ने की बंधाई करें अगोले के ऊपर की तरफ की जो गोब वाली पत्तियां हैं, उन गोब वाली कम से कम 5 से 6 पत्तियां मिनिमम से मिनिमम आपको ऊपर छोड़नी है। उसके बाद जो नीचे की पत्तियां हैं वो आपको बंधाई में इस्तेमाल करनी है, क्योंकि यदि हम अगोले की पत्तियां ऊपर की 6 पत्तियों में से 5 पत्ती, 4 पत्ती या 3 पत्ती, हम केवल 2 ही पत्ती अगोले की वहां पर बंधाई के लिए इस्तेमाल कर देंगे तो निश्चित तौर पर एक जो पिगमेंट होता है या एक जो हार्मोन्स होता है, जो गन्ने की वृद्धि की अवस्था होती है, वहां पर उसका ऊपर से वो हिस्सा टाइट बंधा जाएगा, जिस कारण से गन्ने की बढ़वार रुक जाएगी और वहां पर किसान को उत्पादन में लाभ मिलने के बजाय नुकसान की संभावना बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी पत्तियां हैं, नीचे की पुरानी पत्तियां हैं, उनका ही इस्तेमाल किया जाए। पीलापन जिसने लेना शुरू कर दिया जी, जो हरी भरी पत्तियां हैं उनको टच नहीं करना, उनको प्रयास करें, बंधाई में इस्तेमाल न करें, ताकि हम जो साइंटिफिकली बात करते हैं, यदि मैं वैज्ञानिक विधि से बात करूं तो हम सोर्स सिंक रिलेशनशिप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। पत्तियां भोजन बनाती है और वो पोरी को देकर अपना जीवन पूरा कर लेती है जी। तो जब पत्तियां भोजन बना रही है, वो हरी अवस्था में है, फोटोसिंथेसिस वहां पर है, तो वो पोरी को अपना जो डायरेक्शन है वो देने के लिए उस समय सुचारू रूप से कार्य कर रही है। जब वो पीला पड़ना शुरू हो जाती है तो वो उसे मार्गदर्शन देना, पोरी को डायरेक्शन देना कम हो जाता है। उनका हम इस्तेमाल बंधाई के लिए करेंगे तो ज्यादा कारगर होगा। डॉक्टर तेवतिया जी, अभी मलिक जी बता रहे थे कि गन्ने में जो गिरने वाले जो फसल होती है उससे बचाने के लिए कुछ हमारे उर्वरक भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पोटास है, सल्फर का जिक्र किया है। तो आप लोग सुझाव देते हैं कि पोटास का प्रयोग ज्यादातर बिजाई के समय ही किया जाता है, क्या इस समय भी उसको किया जा सकता है? देखिए, पोटास की जो रिकमेंडेशन है जी और गन्ने में वो 2 बार है। आधी तो लगाइए उसको बेसल डोज में, और आधी जब मिट्टी चढ़ाने से पहले कूड़ में डालकर और उसको मिट्टी चढ़ा दें। ये पोटास का बेस्ट है तरीका, सबसे अच्छा तरीका है 2 बार में। और आप जानते हैं पोटास, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया जी, बीमारियां कम लगती हैं। इवन ये भी देखा गया है कि रेड रोट ऑफ शुगर केन भी कम लगती है अगर पोटास की अच्छी मात्रा दे दी जाए उसमें। और पोटास की जरूरत गन्ने में लगभग नाइट्रोजन के बराबर ही होती है। अगर आप देखें कि 1 टन गन्ने में कितने कितने पोषक तत्व होते हैं तो उसको उतनी ही जरूरत होती है। और ये गन्ना जो है पोटास लविंग क्रॉप है, तो ठीक है वो थोड़ी सी लग्जरी भी हो जाती है, लेकिन इसका जो है वो जमीन की अगर सॉइल टेस्टिंग कराई जाए और अगर जमीन में कम है पोटास तो इसकी फिर पोटास जो प्रयोगशाला की रिकमेंडेशन है उसके अनुसार करनी चाहिए। और इधर की देखिए, हमारे जो पोटास की जो गन्ना उगाते हैं पोटास की कमी है उन सॉइल्स में। दूसरा, जिंक की कमी है, सल्फर की कमी है और बोरोन की कमी है। और ये पोटास के अलावा ये तीनों तत्व भी बहुत ज्यादा है हमारी रिकवरी को, ईल्ड को और कीट और बीमारियों के इंसिडेंट को कम करते हैं। तो इनका इस्तेमाल किसान को मिट्टी टेस्ट कराकर जरूर करना चाहिए। और दूसरी बात ये हुई कि जो डॉक्टर साहब ने बताया, मिट्टी चढ़ाने का बहुत रोल है इसमें। देखिए, एक तो रोल तो उसको गिरने से बचाने में तो है ही है, लेकिन जो बीच की मिट्टी है जब वो जड़ के किनारे आती है, जो उसमें पोषक तत्व हैं वो भी गन्ने को, उसमें से भी वो गन्ने के पोषक तत्वों को ले पाती है उस मिट्टी में से। कहने का मतलब ये है, ज्यादा से ज्यादा मिट्टी जड़ों के संपर्क में आती है। और जब देखते हैं आप जो कूड़ों जो चढ़ाते हैं मिट्टी, उसमें भी जड़ें जी, गन्ने की जड़ें, नई जड़ें आती हैं और उसमें से वो एक पोषक तत्व लेती हैं और बहुत तेजी से बढ़ती है। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। इंद्रवीर तेवतिया, गांव नथुगुड़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। जी तेवतिया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको तेवतिया जी ने पहले ही पहचान लिया, आपके एक बार बोलते ही आपके शब्द से ही। जी, आप अपना सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, सवाल है जो बुएरू ईंट है उसके ऊपर जो कल्ले निकल रहे हैं ना, वो
कल्लों में सफेद सफेद सा है, चिपचिपा सा, और वो ऊपर को तो कम बढ़ रहे हैं लेकिन नीचे से उनमें कल्ले निकल रहे हैं, झुंड के झुंड बहुत सारे, और उनमें चींटी लग रही है। जी जी जी। पौधा है, पेड़ी है, पहले साल वाला, दूसरे साल वाला? नहीं, पहले अभी जो पौधा है जी, पौधा है जी। दो प्रकार की कंडीशंस है। देखो, जो इस समय वर्तमान में प्रभावित कर रही है, कुछ जगह कुछ क्षेत्र में पायरिल्ला बढ़ा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार के लक्षण आप बता रहे हैं कि वो झुंड बढ़ रहा है और चिपचिपा वहां पर पदार्थ बन रहा है, ये मिलीबग के प्रकोप की संभावना बन सकती है कि आपके खेत में मिलीबग का वहां पर प्रकोप हो रहा हो। उससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पूरा खेत बढ़ेगा लेकिन वो हिस्सा नहीं बढ़ेगा जहां पर वो उस कीट का प्रकोप हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है नहीं, बिल्कुल वो पौधे नहीं बढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ। तो उसके लिए दो विशेष सावधानी है, बहुत छोटी छोटी है लेकिन विशेष सावधानी ये है कि जहां पर इस प्रकार की संभावनाएं हैं, वहां पर उन पौधों की नीचे की उन कल्लों की भी, जो छोटे कल्ले हैं, प्रयास करो जिसमें एक एक दो दो पोरी बनी है, उनकी भी नीचे की सारी पत्तियां उतरवा दो। और जैसे ही पत्तियां आप उतारेंगे तो वो मिलीबग जो कीट है वो बेसिकली वैक्स कोटेड होता है, उसकी कमर पे एक प्रकार का मोम होता है और जो एक प्रकार का तरल पदार्थ छोड़ते हैं, जिससे वहां काली चींटियों का आवागमन भी बढ़ जाता है और पत्तियां बाद में, अब से कुछ समय बाद पत्तियां काली होनी शुरू हो जाएगी, एक वो ब्लैक मोल्ट छोड़ता है जिस कारण से। तो इस प्रकार के पदार्थ वहां पर वो छोड़ना शुरू करेगा, तो उसका नियंत्रण करने का सबसे अच्छा प्रयास ये है कि आप जहां पर 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर का जो हिस्सा है उसकी तो पत्तियां उतारे ही उतारे, उन पौधों की, उन कल्लों की। उसके अलावा उससे आगे 2-2 मीटर आगे तक की पत्तियां उतरवा दे तो बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। 80% कंट्रोल इसी से हो जाएगा। जैसे ही वो सनलाइट में एक्सपोज होंगे तो उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, एक प्रकार से नष्ट होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि वो लीफ शीत के अंदर रहते हैं, उस पत्ती की गोब के अंदर घुस जाते हैं। तो वहां पर दवाइयों का भी प्रकोप का प्रभाव कम होता है और वातावरण का भी प्रभाव कम होता है। अनुकूल वातावरण, ठंडा, नमी वहां पर बनी रहती है। तो उन पत्तियों को हटवाएं और प्रयास करें इमिडा, जो हमारा साल्ट है, इमिडा क्लोरोपिड के नाम से जो आता है, 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से विद स्टीकर जो सर्फेस्टेंट आता है, मेन रोल स्टीकर अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि स्टीकर वो कीड़े की सर पे, कमर पे जाकर उस को ड्रॉपलेट, बूंदे नहीं बढ़ने देगा, वो उसके शरीर में उस दवाई को आसानी से प्रवेश करा देगा, चिपक जाए वो दवाई उस कीड़े के ऊपर चिपक जाएगी, जिससे उसका दवाई का असर मैक्सिमम आ पाएगा। तो चाहे तो आप प्रोपेनोफॉस-साइपर ले लें, क्लोरोसाइपर ले लें या इमेडा ले लें, जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो, किसी एक का इस्तेमाल करने निश्चित तौर पर आपको उसका लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, इसको छिड़कने का क्या समय रखें? समय प्रयास करें दोपहर बाद का समय रखें, और क्योंकि 2-3 चीजें हैं। एक मौसम जो चल रहा है बरसात का जी, आप वातावरण का जरूर ध्यान रखें। कम से कम 5-6 घंटे का ड्यूरेशन ऐसी मिले जो उसमें बारिश ना हो, क्योंकि हम, यदि मैं अभी, जैसे आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि भाई हम समय क्या रखें, समय आज का जो समय है, मानसून जो सीजन होता है, इसमें समय गर्मियों में हम रिकमेंड करते हैं शाम का, लेकिन इसमें समय हम रिकमेंड करते हैं बरसात का। आप क्योंकि अब जब सबके पास स्मार्टफोन है, ऑनलाइन सारी चीजें उपलब्ध है, आप देख लें कि अगले 10-12 घंटे तक बारिश की संभावना तो नहीं है। यदि 10-12 घंटे आगे बारिश की संभावना नहीं है तो आप सुबह के समय या शाम के समय इस्तेमाल करते तो निश्चित तौर पर आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई मान लीजिए उसके पत्तियां उतार के छिड़काव करते हैं, या बहुत से ऐसे किसान हैं कि पत्तियां न उतारें तो छिड़काव कर सकते हैं? छिड़काव इसी दवाई का होगा, चाहे उतार के करें चाहे बिना उतारे करें। यदि उतार के करेंगे तो लाभ 100% मिलेगा। यदि बिना उतारे करेंगे तो, क्योंकि लीफ शीत के अंदर, पत्ती के अंदर वो कीड़ा है जी, तो वहां पर दवाई की पेनिट्रेशन किस लेवल तक पहुंचती है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से कम आएगा। तो इसलिए हम यही सुझाव देते हैं। वैसे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, शरीर में प्रवेश करने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी हम सुझाव यही देते हैं मिलीबग के केस में कि आप उसकी पत्तियां उतार दे तो ज्यादा अच्छा आपको परिणाम मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब, फसल सुरक्षा में बात करते हैं तो उसमें कीट हैं, बीमारियां हैं, और उसके अलावा भी अन्य कोई भी उसकी देखभाल होती है, तो उसकी भी सुरक्षा की बात की जाती है। तो इस समय गन्ने में कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो प्रभावित करती हैं और वो जो गन्ने की बढ़वार को रोकती हैं, तो किस तरीके से उसकी पहचान की जाए और उसके बाद उससे निजात पाया जाए? जी
बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि वर्तमान जो समय चल रहा है ये कीड़े और बीमारियों के लिए बड़ा ही अनुकूल वातावरण है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, कीड़ों के लिए, और जो हमारे बीमारियां हैं उनकी भी ग्रोथ, उनकी भी प्लांट के अंदर पेनिट्रेशन करने की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि वातावरण अनुकूल है। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बीमारियां हैं वो, उसमें अभी जो हमारे किसान भाई ने भी हमसे पूछा था, पोका बोइंग सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है और जो काफ़ी बड़ा एरिया कवर करती है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बीमारी रेड रोट और विल्ट, उसके सिम्टम अब किसानों को प्रत्यक्ष रूप से दिखने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक पौधे के अंदर थे, दिखाई कम देते हैं। बरसात होने के बाद वो पूरे के पूरे पौधे के सर्कुलेशन सिस्टम में चलने शुरू हो जाते हैं, जिससे पूरा का पूरा पौधा सूखना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार के भी लक्षण अब किसान भाइयों को देखने को मिलेंगे। जी डॉक्टर साहब, बात इस पे और भी करेंगे। एक किसान भाई का फोन ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। रघुराज सिंह, जी जिला बागपत, जी गाँव रघुराज, हमला। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब मेरा सवाल है, गन्ने में ना ऊपर काला काला होगा जी, कहीं कहीं। जी, गोब काली हुई है या पत्तियों पर काला रंग है? नहीं, वो भी काला हो, गन्ना पतला होगा जी, काला होगा जी। गोब, उसके अंदर की जो गोब थी वो चाबुक नुमा काले रंग की हो गई, काला चूर्ण सा भर हाँ जी, गया। हाँ जी, हाँ जी, गन्ना ही पतला है जो। जी जी जी, वो पतला क्या, वो तो बस ऐसा जैसे सरकंडा हो जाता है, बहुत ही हाँ, महीन, ठीक, ठीक। उसी प्रकार का। ठीक हो गया। ये स्मट कंडवा नाम की बीमारी है, कंडवा नाम की समस्या है, और ये फंगस से फैलने वाली समस्या है। मेरा इसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ही दो महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा, और आप उन दोनों का प्रयोग अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर 100% कंट्रोल भी होगा। पहला तो ये है कि जो इस प्रकार के पौधे हैं, मेरा निवेदन है उनको कभी भी जमीन स्तर से जब काटे या उखाड़े तो बगैर किसी पॉलीथीन के ढके हुए नहीं उखाड़ना है। आप हमेशा जब भी इस्तेमाल, आपके पास यदि यूरिया का बैग है, डाई है, कोई पॉलीथीन का बैग है, पॉलीथीन है बड़ी, उसको ऊपर से पूरे के पूरे को ढक ले और तब जमीन स्तर से काटे, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत महीन झिल्ली होती है। जैसे ही हम काटते हैं या नीचे उस पर कोई भी चीज मारते हैं तो वो तुरंत झिल्ली फट जाती है और उसका काला चूर्ण आसपास के पौधों पर बिखर जाता है, वो उसके माइसीलियम स्पोर्स वहां पे फैल जाते हैं। उस समय हमने वो पौधा तो बाहर निकाल दिया, लेकिन उससे 10-15 दिन बाद या 2 महीने या 3 महीने के बाद पुनः और पौधे होने प्रारंभ हो जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए सबसे पहला तो मेरा निवेदन है, जितने भी इस प्रकार के पौधे उनको पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग से ढककर और जमीन स्तर से काट के बाहर निकाल दे। और एक दवाई आती है प्रोपिकोनाजोल नाम से, प्रोपिकोनाजोल नाम की दवाई आएगी, उसकी 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के और स्प्रे कर दे। 100% ये जो हमारी समस्या है उससे आपको निजात मिलेगा। ठीक है रघुराज जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक और किसान भाई का फोन है। हेलो हेलो, हाँ जी, अपना नाम और पता बताइए। राम राम जी। राम राम जी। मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल, ग्राम सिरसा से। जी सचिन जी, क्या सवाल है आपका? जी, ईख बोई थी हमने दिसंबर में जी, और उसमें एक ही एक गन्ना है, अभी वो मिल जा नहीं रही है। बड़ी अच्छी बात है। और दिसंबर कब था और आप जागे कब? अजी अब देखिए वो एक ही एक है, तो अब नहीं, आपसे संपर्क क्या है? नहीं आप, मैं इसलिए ये बात कही क्योंकि उसका जो समय टिलरिंग वाला था। 2-3 चीजें आप मुझे बताएं, मैं बताता हूँ। क्या उसमें कोई दूसरी सह फसली थी? जी, गेहूं और ईख थे जी। गेहूं और ईख थे, पहला कारण। दूसरा कारण, आपने गेहूं और ईख के बाद उसकी जब गेहूं कट गया उसके बाद खुदाई, निराई, गुड़ाई, फर्टिलाइजर डोज दोबारा से दी उसे? बिल्कुल जी, अच्छे से करा। कितनी दी? जी, क्या खाद क्या दिए बाद में? यूरिया भी लगाया, फटेरा भी लगा दिया। बहुत अच्छे। लेकिन जो फुटाव के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जिस तत्व से फुटाव बढ़ता है उसका नाम है DAP। अच्छा। फास्फोरस पौधे में जड़ों का निर्माण करता है, जिससे उसकी फुटाव की प्रवृत्ति बढ़ती है। दूसरा, क्योंकि हमारे यहाँ पर यदि जड़ों का निर्माण कम हो रहा है तो हमें या तो माइकोराइजा का इस्तेमाल करें, उस जड़ क्षेत्र में डालकर खुदाई करने का, जो उसकी जड़ें वहां पर ज्यादा वृद्धि करेगी, विकास करेगी, जिससे उसकी फुटाव की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अब आप इतना लेट समय है, इस समय यदि हम फुटाव की प्रवृत्ति उस दिसंबर के वो गन्ने में, देखो अब हम जुलाई में हैं, 7 महीने हो चुके हैं उसे, वो भी आधा जुलाई भी निकल गया। आधा जुलाई भी निकल गया है, तो 7 महीने में अब उसका आगे जाने के बाद 1 महीने बाद स्वतः ही फुटाव आना शुरू हो जाएगा।
लेकिन अंतर क्या होगा, 1-1.5 महीने बाद जो ये एक कल्ला है ये तो बनेगा गन्ना, और फरवरी में जाके उसके साइड में कल्लों की संख्या होगी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो गन्ने नहीं बनेंगे, छोटे रह जाएंगे। तो अगली बार जब, और दूसरा मेरा निवेदन है, आप जब भी शरदकालीन गन्ने की बुआई करें, आप इस प्रकार से अपनी खेती को मैनेज करें। आप बड़े अच्छे किसान हैं, मुझे अच्छी खुशी हुई कि आपने सहफसली करी गन्ने के साथ में, लेकिन थोड़ा हाथ चीजों में परिवर्तन ये कर ले कि गन्ने की बुआई को थोड़ा अर्ली ले आए, अक्टूबर में सितंबर में गन्ने की बुआई लगाएं, उसके बाद 1 महीना बाद उसमें कुछ भी फसल लगाएं, गन्ना भी बेहद अच्छा होगा और आपकी अन्य फसल भी बेहद अच्छी होगी। देखिए दिसंबर में एक तो जो है आपने गेहूं भी लेट बोया जी है और गन्ना भी लेट बोया। अगर आप अक्टूबर में बोते आपका गेहूं भी अच्छा होता और गन्ना भी अच्छा होता। ठीक है सचिन, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं बिजनौर से अब्दुल हमीद बोल रहा हूँ। जी अब्दुल हमीद जी, क्या सवाल है मेरा आपका? ये सवाल है कि जो ये बेल की दवाई लगाई जाती है, ये सुना जाता है कि इस टाइम पर अगर इसको लगाई जाए तो ये पोलियो को तिरछा कर देती है, तो इसको किस तरह से लगाऊंगा? आपने बताया कि खूड़ में लगाना चाहिए, ट्रैक्टर से स्प्रे करें तो उसमें इसको नुकसान होने का डर है जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम जैसे पोटास लगाते हैं बुआई के टाइम पर एक बार, तो कुछ गन्ने में तो हमने बताया था तेवतिया जी ने, उस दिन तो मैंने लगवा दिया था, कुछ गन्ने में तो दोबारा ही पोटास, कुछ गन्ने में नहीं लग पाया, तो क्या जो ये 0050 है इससे पूर्ति हो जाएगी उस पोटास की या नहीं हो पाती? अच्छा, पेड़ी में जो हम कुछ भी नहीं लगाते, उसमें पत्ती बिछा देते हैं और ये 0050 NPK घुलनशील वाली यही स्प्रे करते हैं, तो क्या इनसे पूर्ति हो सकती है उनकी या नहीं होनी? जी आपके सवाल का जवाब तेवतिया जी। देखिए 0050 जिसको सल्फेट ऑफ पोटास कहते हैं, बहुत ही अच्छा उर्वरक है। अगर आप इसका स्प्रे करेंगे और इस तो वो आवश्यक रूप से अवश्य पूर्ति कर देगा पोटास की आपकी। और अगर नीचे नहीं डाल पाए तो अवश्य डालिए इसको। और अगर पत्ती आपने बिछा दी है नीचे तो भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पोटास घुल जाती है? नहीं, पोटास ये एसओपी जो आप कह रहे हो 0050 घुलनशील होती है पूरी। यहाँ ये तो घुलनशील होती है, इसका तो हम स्प्रे करते हैं। हाँ करिए, स्प्रे करिए। और डोज मैंने पहले भी बताया, 2 बार में लगाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। एक बार बोते समय लगाइए जड़ के नीचे, और दूसरा जब मिट्टी चढ़ाएं तो मिट्टी चढ़ाने से पहले कूड़ में डाल के मिट्टी चढ़ा दीजिए। हाँ, तो वो कुछ गन्ने में तो चढ़वा दी थी मैंने, आप सब बात करी थी ना, तो कुछ जो पहले चढ़ गई थी वो तो खत्म हो गया था, दोबारा में चढ़वा दी थी। जिनमें नहीं चढ़ाए उनमें 0050 का आप स्प्रे कर दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। जी। अच्छा, मिली भगत के लिए हम लिसेंटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पिप्रोनिल और इमीडा होती है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है, उसी को इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, नहीं अच्छा है, उसको इस्तेमाल करो, अच्छे रिजल्ट उसके आएंगे। बस निवेदन ये है कि एक तो पत्ती जरूर हटवा देना, पत्ती हटवा कर उसके साफ करा के जब करा दें। हाँ। और जैसे वो तुरंत आते निरीक्षण करते रहे, जैसे जहाँ कहीं दिखाई दे तुरंत ही करा दें। जी। और दूसरा, अच्छा, अब एक बात और बताइए मलिक साहब जी, जो गन्ना हमारा साफ खड़ा बिल्कुल 38, तो क्या उसमें कोई स्प्रे की कोई जरूरत है या नहीं है? हम चाह रहे थे एक बार और स्प्रे करने का लिसेंटा का। बिजनौर का क्षेत्र आपका कौन सा ब्लॉक है? ब्लॉक तो हमारा हल्दौर पड़ा है। कौन सा मील लगा है आपका? मील बिलाई का लगता है। बिलाई वाला, अच्छा। क्योंकि बिजनौर इस समय रेड रोड का हॉट स्पॉट है, वहां पे सबसे ज्यादा 38 वैरायटी ही बदली इसलिए गई क्योंकि बहुत बड़ा एरिया उससे प्रभावित होगा। मेरा निवेदन, हमारे क्षेत्र में नहीं आया रेड रोड, बिल्कुल नहीं आया। बहुत अच्छी बात है, बचे हुए हैं तो इससे सौभाग्य की बात नहीं है। लेकिन तब भी इस समय क्योंकि उसका माइसीलियम बरसात होते ही बेहद तेजी से बढ़ता है पौधे के शरीर में, तो यदि संभव हो तो एक स्प्रे एजोक्सिस्टोबिन और डाइफेनाकोनाजोल का एक स्प्रे जरूर करा दें, उससे पौधे को लाभ मिलेगा। और हमारा उद्देश्य है आगे भी आप वैरायटी बदल सकते हैं, बदले नहीं बदल सकते जब तक आप सुरक्षित वैरायटी हमने 35 लगा रखी है, 18 लगा रखी है, बहुत बढ़िया, और एक 98-014 लगा रखी है, अर्ली में है वो भी। जी बिल्कुल, कई वैरायटी लगा रखी है। और ट्राइकोडर्मा का और इस्तेमाल शुरू कर दो। ट्राइकोडर्मा जी सब गन्ना में जितना गन्ना बोया था सब में ट्राइकोडर्मा खाद में मिलवा के सब में लगवाया। बहुत बढ़िया आप बधाई, बहुत अच्छी फसल खड़ी है। अच्छा डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, हमने ट्रांसविधि का गन्ना बोया कई साल तक, तो हमें ये दिक्कत आती थी कि जब उसकी गूल में पानी चलाते तो घास बहुत हो जाती थी, तो वो नलाई के लिए बहुत परेशानी, क्योंकि अब लेबर तो मिलती नहीं है। जी। तो इस वजह से हमने ये छोटी गूल का गन्ना बो रखा 28-30 इंची वाला ही।
जी, बिजनौर तो इतना बढ़िया जनपद है, मैं खूब वहाँ पे भ्रमण करता हूँ और पहले मैं रहा भी हूँ वहीं पे। अब तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। संसाधन तो वैसे सब हैं, पर वो ये दिक्कत है कि वो जो घास हो जाते हैं ना, खरपतवार, वो उनको निकालने की बहुत बड़ी समस्या। अच्छा, कुछ ये मैंने ये सुना कि जो पेंडामेथिलीन दवाई आती है, उसको जैसे बुआई करने के बाद तुरंत उसका स्प्रे करा जाए 24 घंटे के अंदर, तो वो घास कुछ 40 दिन तक नहीं जमने देती। बिल्कुल, ये वास्तव हकीकत है 100%। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपके पास संसाधनों का वहाँ कोई वो दिक्कत नहीं है और बहुत ही कारगर है, और आप उसका इस्तेमाल करो और बेहद अच्छा। ट्रेंच के सबसे अच्छे परिणाम ही बिजनौर में है। परिणाम ये है, हमने जो बोया ना गन्ना डॉक्टर साहब, तो उसमें एक तो मिट्टी चढ़ जाती है, गन्ने को जब पूरी नमी मिलती रहती है, पानी भर गया नीचे भरा, नमी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गन्ने के बहुत अच्छा वो होता है, मोटाई अच्छी होती है, और तो पेड़ी जो होती है उसकी वो बहुत जबरदस्त होती है। बहुत अच्छी, एक तरफ से फुटाव करके आती है वो। बहुत अच्छी पेड़ी होती है। जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार जी। फोन करने के लिए अब्दुल हमीद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब ये अच्छे जागरूक किसान हैं, और निश्चित तौर पे जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं और वो अपनी भी जानकारी देते हैं और कार्यक्रम भी सुनते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो तेवतिया जी हैं, इनके लिए भी अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं गन्ने में जो बोरर लगते हैं और जो 3 तरीके के होते हैं, तो उनको किस तरीके से रोका जाए। इस समय क्योंकि हम अभी बीमारियों की बात कर रहे थे, उनको कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, और यदि हम कीड़े की बात करें तो इस समय टॉप बोरर की 3rd ब्रूड का समय चल रहा है, 3री पीढ़ी आने का समय चल रहा है। जुलाई में उसका प्रकोप सर्वाधिक होता है। और किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि जिन किसान भाइयों ने पहले उसमें दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया है, बड़ी अच्छी बात है। और यदि नहीं कर पाए हैं तो निश्चित तौर पर आप उसमें फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करें उनकी निगरानी के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए। और इसी के साथ साथ आप ट्राइको कार्ड का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं इसलिए उनका सुझाव दे रहा हूं कि जो वर्तमान समय है, इस समय में किसान भाइयों को पेडी जैसी फसल में अंदर घुसकर स्प्रे कर पाना कठिन हो जाता है। स्प्रे कर उतने सुविधाजनक तरीके से नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्राइको कार्ड लगाना, लाइट ट्रैप लगाना उनके लिए सुविधाजनक है। जी डॉक्टर साहब, इस पे और आगे बात करेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये परिवार है पटवारी। बहुत बढ़िया। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, भूकंप नाम है मेरा, ग्राम तरारा, जिला अमरोहा। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि जैसे गन्ना अब 2-3 फीट बढ़ गया, अगर ऊपर उसमें जो ना गोल खत्म हो गया, वो गन्ना वहाँ पे ऐसा है इसमें जो कोई बीमारी लग रही है, गन्ना ऊपर गोल नहीं बढ़ रही। जी, उस समय आपने कोई भी गन्ना जो गोब नहीं बढ़ रही है, 1-2 गन्ना बीच से चीर के देखा है उसकी गोब को? है ना, उसको देखो, क्योंकि मैं अभी आपसे आपका फोन कॉल आने से पहले उसी कीट की हमने चर्चा शुरू की थी, उसी कीड़े की, उसी सुंडी की चर्चा शुरू की थी कि ये जो समय हमारा आ गया है, ये टॉप बोरर अगोड़ा बेधक की 3री पीढ़ी का समय आ गया है। वो गन्ना खत्म हो रहा है। वो गोब के अंदर घुस जाएगा और वहां वो सुंडी घुसकर उसकी गोब खा जाएगी। वो गन्ना ऊपर बढ़ेगा नहीं और सारी गोब खराब वहां से नजर आएगी। रोकथाम के लिए बताओ तो क्या उपाय हो सकता है? इसकी रोकथाम के लिए ही मैं भी बता रहा था कि आप अपने खेतों में लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप और उसके साथ साथ ट्राइको कार्ड का यदि आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। और यदि केमिकल की बात है जी, लाइट का इंतजाम तो आपके पास सभी प्रकार के हैं। यदि ट्यूबवेल पे लाइट है तो बहुत अच्छे, नहीं है तो सोलर लाइट, नहीं है तो चार्जेबल बल्ब। तो उसी पे ही बल्ब लगा दो। बल्ब को ही लाइट ट्रैप बोलते हैं कि बल्ब आपने लगाया और उसके नीचे एक बर्तन रख दिया जिसमें वो कीड़े वहां पर इकट्ठे होते रहेंगे। लेकिन सुंडी की अवस्था है, यदि आपकी गोब में सुंडी घुसी है तो सुंडी की अवस्था उस पर नहीं आएगी, उस पर केवल तितली की अवस्था आएगी। तो सुंडी की अवस्था यदि पहले आपने किसी चीजों का इस्तेमाल किया है, इस समय वर्तमान में भी यदि आप चाहें तो टॉप बोरर को कंट्रोल करने के लिए इमीडा 40% और फिप्रोनिल 40% का जो कॉम्बिनेशन आता है, आप उसका एक स्प्रे कर सकते हैं, ताकि हम इस 3rd ब्रूड को, 3री पीढ़ी को भी उसे आगे कंट्रोल कर सके। क्लोराइड जो इसका स्प्रे, ये हमारे घर रखे तो इसका स्प्रे करें तो फायदा होगा? किस चीज का जी? क्लोराइड या तो आप थोड़ा उसका, हमारे यहाँ पाला पेड़ा जो है, पाला पेड़ा,
हाँ जी। नहीं खरीद फायदा करेगी या नहीं तो बताओ। नहीं, फायदा तो जी बताऊं जब आप उसका नाम बताएं। क्लोराइड है उसका नाम, क्लोराइड। कोई बच्चा पास में हो तो उससे एक बार पढ़वा के बता दो उस दवाई पे क्या नाम लिखा है। क्लोराइड लिखा है उसका। ये तो हमने उसमें जो है ना वो क्या कहते हैं पार्टक वगैरह पहले जो उसमें डाला, DAP भी डाली जी। नहीं वो अच्छी बात है, वो डाली, पौधे ने बढ़वार करी, पौधा इतने आपने जुलाई हाँ, तक। तो पौधा और तो बाकी गन्ना का ना वैसा हो रहा है जैसे पत्ते जैसे कहते हैं उसको भोग नहीं कर रहा है। हाँ, तो इस समय उस जो मैंने दवाई बताई है उसका इस्तेमाल करो तो निश्चित तौर पर आपको उसका लाभ दवाई मिलेगा। बताइए, फिर से बताओ दवाई की। इमीडा और 40% और फिप्रोनिल 40% आती है। दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही जगह आता है मिला हुआ, 40% इमीडा 40% फिप्रोनिल। किसी भी कंपनी की ले लो जो आपके पास वहां पर उपलब्ध हो, अच्छी कंपनी की दवाई वो लेके और इस्तेमाल करो, निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। कहते हैं इसका है जी, स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब हम बता रहे थे कि जो बोरर्स जी की बात, उसके बारे में थोड़ा। जी, वही अभी किसान भाई भी उसी पर चर्चा कर रहे थे कि हम टॉप बोरर, क्योंकि इस समय थर्ड ब्रूड वास्तव में कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर वो घुस चुकी है गन्ने के अंदर, और कुछ क्षेत्र ऐसा है हमारा नॉर्थ इंडिया का जहां पर अब वो आ रही है, उसकी पीढ़ी अब शुरू हो रही है, तितली बटरफ्लाई स्टेज में आ रही है। इसीलिए मैं किसान भाइयों से सुझाव आग्रह कर रहा हूं कि वो लाइट ट्रैप, फिरोमोन ट्रैप अपने खेतों में फिरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर उनके जितने मेल मौत होते हैं, मेल नर तितलियां होती हैं, वो सारी उसमें इकट्ठा हो जाएगी, तो आगे वो ब्रीडिंग ही नहीं कर पाएंगे, आगे अपनी पीढ़ी नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उससे भी उसको लाभ मिलेगा। और दूसरा, यदि वहां पर आपने लगाए हैं फिर भी संभावना बनती है कि नहीं वो मैटिंग उन्होंने कर ली है, आगे अंडे दे दिए हैं पत्ती के नीचे, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन, पहले आपने फिरोमोन ट्रैप लगाए, सेकंड ऑप्शन पे फिर जाओ कि आप उसमें ट्राइकोकार्ड, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम की आप स्ट्रिप लाए। आपके पास वहां पर जो कुछ कंपनियां भी बनाती है, जैसे हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए हमारी जो सरदार पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो बनाती है, आपके गन्ना शोध संस्थान मुजफ्फरनगर में है, शाहजहाँपुर में है, वो सब वहां पर उपलब्ध होती है। तो आप वहां से ट्राइकोकार्ड लाएं और पत्ती की निचली सतह पर स्टेपल द्वारा उसे स्टेपल कर देंगे, तो इसी से ही आपकी आगे ब्रूड आनी कम हो जाएगी, निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। एक किसान भाई का चलते चलते फोन ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, अपना नाम। मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ बपोड़ा से। हाँ, फटाफट अपना सवाल पूछिए। सर बीज ही खत्म हो गया सर। किसका बीज खत्म हो गया? गन्ना बोया था सर, वो कहाँ पर के बीज खत्म हो गया सर, क्या सकता है ये? जी डॉक्टर साहब, इन्होंने गन्ना बोया, वो बीज खत्म हो गया, मतलब उसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ। पानी भर गया क्या? पानी भर गया, और इस समय उसका हाँ सर, थोड़ी नमी तो थी। तो इस समय उसका कुछ इलाज नहीं हो सकता। कब बोया था? बोया था सर वो फरवरी के आसपास। और अब तक नहीं जमा? जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो गन्ना फरवरी में बोया गया अभी तक नहीं जमा, तो वो नहीं जमेगा। और डॉक्टर साहब, अब चलते चलते किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनका गन्ना इस समय सुरक्षित और अच्छी पैदावार ले सके? किसान भाइयों से आग्रह है, क्योंकि वर्तमान समय में बंधाई का बेहद महत्वपूर्ण समय चल रहा है। जो किसान भाई ने अभी तक गन्ने की बंधाई नहीं की है, वो मिट्टी चढ़ाकर तुरंत उस गन्ने की बंधाई करे, ताकि वो लोजिंग ना करें, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी कीड़े और बीमारियों का समसामयिक नियंत्रण होता है, जो जो आपके खेत में यदि संभावित रहता है उसका समसामयिक नियंत्रण करते रहें। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब तेवतिया जी कुछ कहना चाहेंगे कि इस समय किसान भाई क्या उर्वरकों की डोज ले सकते हैं? अभी किसान भाई ने एक क्वेश्चन पूछा, भाई फरवरी में गन्ना बोया, अब वो देख रहा है कि नहीं जमा। भाई इतने दिन तक इंतजार ना करें, थोड़ा जल्दी दे दें। और जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब समय लेते हैं विदा। ये था हमारा प्रायोजित गन्ने की पाठशाला, और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद,
IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम।